स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार तिवारी, वेब क्लास फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द वेब क्लासेस। नाउ कम टू द पॉइंट। चलो चलते हैं हम लोग बिना समय को लैप्स की हुए डिस्कशन की ओर। आओ चलो भाई। तो सबसे पहले हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था, बहुत सारी बातें कही थी बेटा लोग, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टर्मिनोलॉजी के विषय में बातें कर रही थी, कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी रह गई थी, उसको इस न्यू लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आओ भाई सभी लोग बच्चे आ जाओ। तो प्रिंसिपल फोकस को देख लेते हैं। हालांकि वहाँ पर फोकस में को मैंने डिफाइन किया था अलग पर्सपेक्टिव में, लेकिन उसी फोकस को थोड़ी सी और फोकस कर लेते हैं, उस फोकस में थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं। आओ भाई, तो आ जाओ बच्चा लोग। तो समझते हैं, समझने पर ज़्यादा ध्यान दो, समझते हैं। ये क्या है बोलो? कनकेव मिरर है। क्या बेटा लोग, क्या है? कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। और यहीं पे क्या बना देते हैं? कन्वेक्स मिरर भी बना देते हैं। ये क्या है? कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर क्या बना देते हैं बेटा लोग? तो कन्वेक्स मिरर बना दिया मैं। क्या है बोलो? कन्वेक्स मिरर है। इसका ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? फोकस। ठीक है, इसका भी बना दूं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द, मैंने बताया था कि इंडिविजुअल मिरर, जैसे कि स्फेरिकल मिरर का एक मिरर पार्ट होता है कन्वेक्स और कनकेव मिरर। अब इस इंडिविजुअल जो मिरर है कनकेव या कन्वेक्स मिरर, इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसका पोल बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन हो गई है प्रीवियस लेक्चर में, जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं। हम लोग फोकस को डिफाइन करना चाहते हैं, तो करते हैं। जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, हमको पता है कहाँ से फोकस हो जाती है भाई, किसी एक फिक्स पॉइंट से जाती है। इसको कन्वर्ज बोलते हैं। क्या करा रहा है इसको? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब किसी पॉइंट पे मिलाना। और इसकी बात देखें तो ये क्या करा रहा है? डाइवर्ज। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज, मतलब किसी पॉइंट से बहुत दूर ले जाना, डाइवर्ज करा देना। यहाँ जहाँ मिलता है, यहाँ एक पॉइंट मिला, ठीक है, इसी को फोकस बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी रे, जैसे देखो हिंदी में पहले देख लेते हैं। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस फिक्स पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज होती है, एक्चुअल में कन्वर्ज होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। किसके पर्सपेक्टिव में मैंने देखा? कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी रे पैरेलल आएंगी किसके? वाइड रेंज। जो भी रे आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होंगी, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इन एक्चुअली कन्वर्ज करेंगी, एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी, उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस, रियल फोकस। इसको क्या बोलते हैं? रियल फोकस। ये क्या है? रियल फोकस है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो लगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपीयर्स हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी फिक्स पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो इसमें अपीयर्स टू, जब अपीयर्स टू लगेगा, ऐसा अपीयर्स होगा, तो एक ऐसा फोकस वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस बेटा लोग? तो वर्चुअल फोकस। जब अपीयर्स होगा तो कैसा फोकस हो? वर्चुअल फोकस है। जब रियल में, एक्चुअल में जब मिलेगा तब हो रियल फोकस। क्लियर है क्या बेटा लोग? आई थिंक क्लियर होगा। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी फिक्स पॉइंट पे इन एक्चुअली कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? रियल फोकस। कनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव में बातें थी। अगर कन्वेक्स मिरर के पर्सपेक्टिव में बातें देखें तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी फिक्स पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगी। लगेगा कि यहाँ से क्या कर रही है? आ रही है, निकल रही है, जा रही है दूर की ओर,
इसको क्या बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटी लोग, वर्चुअल फोकस बोल गया। जब अपीयर्स होगा तो वर्चुअल फोकस, इनएक्चुअल जब होगा तो रियल फोकस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो इसको डेफिनेशन लिख लेना इसका, ए वाइड रेंज ऑफ rays parallel to principal axis converge actually or appear to diverge from a fixed point on a wide range of rays of parallel rays, a wide range of rays parallel to principal axis converge actually or appear to diverge from a fixed point on principal axis after reflection that point is known as प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये वाइड रेंज पे तो एक दिखाएं, बहुत सारी रे आएंगी जो भी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली कन्वर्ज कर जाए या तो अपीयर टू डाइवर्ज हो किसी पॉइंट से, कहाँ के, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिंसिपल फोकस का अलग पर्सपेक्टिव में डेफिनेशन था, आई थिंक सबको क्लियर होगी। चलो भाई लिख लेंगे सभी लोग। अब आगे की ओर चलते हैं बेटा लोग, आगे की ओर चलते हैं, चले? हाँ सर, अब एपर्चर की बात कर, थोड़ा सा एपर्चर बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लिखो, लेकिन उसको हम लोग इलाबोरेटिव वे में डिस्कस करेंगे। एपर्चर की बात कर लेते हैं। एपर्चर कितने तरह के होते हैं? दो। एक को क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर, और दूसरे को क्या बोलते हैं छोटू लोग, एंगुलर एपर्चर। लीनियर एपर्चर और एंगुलर एपर्चर पढ़ते हैं क्या है, लीनियर एपर्चर और एंगुलर एपर्चर। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, यहीं पर डिफाइन करते थे कि ये क्या है, मान लो कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो एक्चुअल में कनकेव मिरर का इसका पार्ट होता है स्फेरिकल, होलो स्फेयर का, होलो स्फेरिकल ग्लास का कर सकते हैं, जिसका कि अपर सरफेस पूरा का पूरा क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये पड़े कनकेव मिरर। अगर अपर, एक इमेजिन करो, एक फुटबॉल ले लें जो होलो फुटबॉल हो और पूरा वो ग्लास का बना हो, उसके पूरे के पूरे अपर सरफेस को मैं क्या करूँ, पॉलिश कर दूँ सिल्वर से। क्या करूँ बेटा लोग, पॉलिश कर दूँ सिल्वर से। उसके बाद उसको बीच में से काट दूँ, क्या करूँ, फुटबॉल को बीच में से काट दूँ। अब सामने से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, कनकेव मिरर की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा, कनकेव मिरर की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसका ए वाला सरफेस कैसा दिखेगा, सामने वाला जो रहेगा सर्कुलर टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कैसा दिखता है, सर्कुलर टाइप का दिखता है। इमेजिन करो ये कैसा दिखता है, सर्कुलर टाइप का दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है, वैसा दिखेगा ना, ढोलक जैसा, वो टिमटिमुआ नहीं बजाते हैं गाँव में, ठीक है, उसकी तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा आई थिंक। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है छोटे लोग ना, जो डायमीटर है इस सर्कल का, सर्कुलर पार्ट का, सर्कुलर बाउंड्री इसको बोलते हैं, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कुलर बाउंड्री। इसका जो डायमीटर है छोटे लोग,
डायमीटर है जो इसका, इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे लोग, लीनियर एपर्चर बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा सबको, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एपर्चर। इमेजिन हुआ एक फुटबॉल है, किस चीज़ का फुटबॉल है, ग्लास का, होलो फुटबॉल है, बीच में खाली रहेगा फुटबॉल है। तो अब क्या किया मैंने, पूरे अपर सरफेस को पॉलिश कर दिया। क्या किया, पूरे सरफेस को पॉलिश। अब उस फुटबॉल को बीच में से काट दिया, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे सर्कल दिखेगा, सामने वाला प्लेन देखेंगे तो प्लेन जो देखेंगे तो सर्कल का जो इस बाउंड्री से दोनों को टच करते हुए उस सर्कल का जो डायमीटर होगा उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर होगा। एंगुलर एपर्चर की ओर आ जाए, देखो एंगुलर एपर्चर दिखते हैं कनकेव मिरर में ही। ये क्या हो गया, कनकेव मिरर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो गया इसका, क्या बोलो, लीनियर एपर्चर। क्या हुआ, लीनियर एपर्चर। ठीक है, ये मान लेते क्या है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बताओ, इसे किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सेंटर है किसका, मैंने बताया था कि ये उस स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का कि ये मिरर क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो स्फेयर का सेंटर होगा, तो इस सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे इसके किसी पॉइंट पे, तो वो किसके तरफ बिहेव करेगा, रेडियस की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ तुम लोग बताओ भाई। मैंने क्या बोला कि ये सेंटर है कि नहीं सेंटर है। इसको कंप्लीट अगर मैं करूँ तो कंप्लीट इसको क्या बना दूँ, स्फेयर बना दूँ, तो इस स्फेयर का क्या है, सेंटर है। तो बताओ अगर उस स्फेयर का सेंटर है तो इस सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हैं इस स्फेयर के ऊपर, इस मिरर के ऊपर, तो रेडियस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। तो इसके बाउंड्री पर खींचते हैं, क्या ये बाउंड्री है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके एक बाउंड्री है, तो इसको बाउंड्री से क्या करते, खींच देते हैं, एक लाइन से इसके बाउंड्री को मिला देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये दोनों साइड की बाउंड्री को मिरर की बाउंड्री बोली जाती है, जहाँ लास्ट पार्ट हो इसको बाउंड्री है। इस बाउंड्री को मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन से बना दिया। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा छोटे लोग, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एम डैश ए सी। तो ये क्या है, एम डैश सी एम, चाहे एम सी एम डैश, क्या है, एम सी एम डैश। कौन सा एंगल है, एंगल एम सी एम डैश। इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटे लोग, एंगुलर एपर्चर। बात समझ में आई, कैसे कहेंगे, जो दोनों बाउंड्री है ना, या फिर जो बाउंड्री है ना मिरर के, मतलब कि स्फेरिकल मिरर के बाउंड्री से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर खींचेंगे, वो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो एंगल बनाएंगे ना, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर। तो लीनियर एपर्चर को कैसे लिखते हैं, डायमीटर ऑफ क्या, इट इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेन, diameter of circular plane at the boundary of spherical mirror। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर प्लेन बन रहा है जो ना, या फिर जिस तरह का भी सर्कुलर प्लेन ही बनेगा, जिस तरह का ये प्लेन दिखे, उस प्लेन का जो है डायमीटर को क्या बोलेंगे भाई। लेकिन डायरेक्ट कितने लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एपर्चर बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरा की पूरी बात कि जो सर्कुलर प्लेन बन रहा है कि कहाँ पर, बाउंड्री पर स्फेरिकल मिरर के, इसके डायमीटर को क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर बोलेंगे।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल formed by radius of curvature from boundary of spherical mirror at the center of curvature। बढ़िया सा डेफिनेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला? इट द एंगल फॉर्म्ड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर एपर्चर। क्लियर है क्या सबको? लीनियर एपर्चर और एंगुलर एपर्चर का मतलब समझ में आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है छोटे लोग? आगे बढ़े, चीज़ें लिख लेना आराम से पोस्ट कर करके, मस्ती से चीज़ों को एनालिसिस करते रहना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसलिए कि एक आइडिया रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो इसको हटाते हैं। एपर्चर की बातें हो गई। एपर्चर दो ही तरह के होते हैं, मैंने दोनों एपर्चर को डिफाइन कर लिया है। एपर्चर जानना थोड़ा ज़रूरी था, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो मैंने एपर्चर बता दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? एपर्चर के दो टाइप्स के, फोकस हो गया, एपर्चर हो गया, फोकल प्लेन प्रीवियस लेक्चर में, और जितने टर्मिनोलॉजी है प्रीवियस लेक्चर में जाओगे मिल जाओगे। एक पॉइंट देख लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये मान लो क्या है? कनकेव मिरर है। क्या छोटू लोग? क्या बोलो? कनकेव मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या कहते हैं दरअसल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन खींचेंगे किसके ऊपर? स्फेरिकल मिरर के ऊपर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन कहाँ खींचेंगे? जो भी लाइन कहाँ खींचेंगे? स्फेरिकल मिरर के ऊपर। वो लाइन किसकी तरह बिहेव करेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह। ये बात क्लियर है? ये तो जानते हो। ये क्या है? स्फीयर है, पूरा का पूरा अगर घुमाएंगे तो, और उस स्फीयर, इस होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर होता है। मतलब कि इस होलो स्फीयर का पार्ट ही है। इस होलो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से खींचूँ एक लाइन, तो उस पॉइंट पर एक किस तरह से बिहेव करेगा? लाइन किस तरह से बिहेव करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करेगा। अब सर्कल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सर्कल के ऊपर क्या होता है? उस सर्कल के ऊपर क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हो? चले जाओ 9th क्लास में भाई, सर्कल चैप्टर। प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई सर्कल है, इसका सेंटर है, अगर सेंटर से मैं रेडियस खींचता हूँ और यह इस पॉइंट पे क्या करता हूँ? मैं टेंजेंट खींचता हूँ। ठीक है, तो इस टेंजेंट के ऊपर हमेशा रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। रेडियस है, इस टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होता है? यहाँ टेंजेंट खींचूँ मैं अगर, तो इस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वही चीज़ ये भी सर्कल की तरह है। प्लेन में देख रहे हैं तो, अगर त्रिभुज देखें तो ये स्फीयर होता है। तो स्फीयर सेंटर से इस स्फीयर के किसी भी पार्ट में मैं खींचूंगा लाइन, तो किस तरह से बिहेव करेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह वो लाइन बिहेव करेगी। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के जिस पॉइंट पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर खींचूंगा, लाइन खींचूंगा, ठीक है भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइन उस पॉइंट पे हमेशा क्या होगी? नॉर्मल होगी। क्लियर है कि क्लियर नहीं क्लियर है? इससे मैंने क्या बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की मतलब सेंटर से जो भी लाइन मैं खींचूँ, किसमें किसी एक पॉइंट पे, चाहे किसी भी कितने भी पॉइंट पे, किसके ऊपर? इस स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो उस पॉइंट पे जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी? किस तरह से बिहेव करेगी? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। मतलब कि जो भी यहाँ रिफ्लेक्ट आएगी, इंसिडेंट होगी, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगेगी। और नॉर्मल से जितना एंगल पे आएगी उतना ही एंगल पे निकल जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर चल जाओ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैंने क्या बोला कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कोई भी लाइन खींचूँ, इसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कोई भी लाइन खींचूँ, किसके ऊपर?
स्फेरिकल मिरर के ऊपर, चाहे स्फेरिकल मिरर के किसी एक पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पे जो ये लाइन होगी, ये लाइन हमेशा इस मिरर के नॉर्मल की तरह बिहेव, इस मिरर के ऊपर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि टेंजेंट खींचेंगे इस तरह से तो नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा सर्कल के प्रॉपर्टी के अनुसार। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, क्लियर होगा, बहुत लोचा आया ना इसमें, ठीक है भाई। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी। मैंने कहा कि ये क्या स्फीयर का पार्ट है, मतलब किसी भी पॉइंट में मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ तो किस तरह से बिहेव करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, सर्कल के अंदर रेफरेंस है, ठीक है भाई। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, मतलब कि अगर नॉर्मल की तरह बिहेव करा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरेगी, ठीक है, इस मिरर के ऊपर, वो किस तरह से लाइन बिहेव करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और ये लाइन हमेशा क्या रहेगी, इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि नॉर्मल की तरह बिहेव कर लिया। अब जो भी रे आएगी इस पॉइंट पे, जो भी रे आएगी पॉइंट पे, इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे, वो सेम एंगल से, इस नॉर्मल से जितना एंगल पे आई थी उसी एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर है? थीटा है तो ये भी थीटा है। जो टेक एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। इसका यूज करूंगा बाद में, अभी मैंने बता दिया नोट करके। तो इसका मतलब क्या लिख लोगे इसमें, एनी लाइन passing through center of curvature any line passing through center of curvature, any line passing through center of curvature meet at any point at spherical surface will behave as normal at that point of spherical mirror। तो बात समझ में आई क्या? कोई एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट एट एनी पॉइंट ऑफ, किसी भी पॉइंट, मीट एट एनी पॉइंट एट स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे, स्फेरिकल सरफेस है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर लिख लेना, स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर विल बिहेव एज, किस तरह से बिहेव करेगी ये लाइन, विल बिहेव एज नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ स्फेरिकल, इस पॉइंट पे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसको याद रखना। जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और वो कहाँ मीट करे, किसी एक पॉइंट पे मीट करे, किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो उस पॉइंट पे किस तरह से बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। इसके पीछे रीजन भी बता दिया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? हटा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। उस टर्म में सारी की सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी उतना मैंने कंप्लीट कर लिया। टर्मिनोलॉजी जितनी भी होनी चाहिए थी स्फेरिकल मिरर के अंदर, सारी टर्मिनोलॉजी बेटा लोग मैंने क्या किया, आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। इसमें कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं है। अपर्चर की बातें कर ली, दो तरह के अपर्चर, उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, सारी की सारी बातें हो चुकी। फोकल प्लेन भी हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्रीवियस लेक्चर में, और एक मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, कॉन्सेप्ट की तरह बिहेव करेगा जो अभी मैंने बात कही है। ठीक है, आई थिंक ओके। अब देखते हैं आगे स्फेरिकल एवेरेशन, नया हेडिंग स्फेरिकल एवेरेशन। एक थियरी एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद सिद्धांत से न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट। और थियरी पे ध्यान दे दो सब लोग। स्फेरिकल एवेरेशन, स्फेरिकल एवेरेशन, स्फेरिकल एवेरेशन क्या है? स्फेरिकल एवेरेशन क्या होता है देखना। स्फेरिकल एवेरेशन देखो बेटा लोग क्या होता है। ये मान लो मैंने
कनकेव मिरर खींचा, क्या हुआ है भाई, ये कनकेव मिरर है ऑफ लार्ज एपरेचर। इसका एपरेचर क्या है भाई, बहुत बड़ा है कि नहीं है, ये क्या है, कनकेव मिरर ऑफ लार्ज एपरेचर है ना, कनकेव मिरर ऑफ लार्ज एपरेचर। इसका एपरेचर बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब देखो ये पोल, ये पोल है। अब इससे मैं इसके पैरेलल कुछ रे खींचता हूँ, कुछ तो पास से खींचता हूँ, ये काफ़ी पास से रहती हैं, समझ जाओ। ये पास पास है, ये क्या है, सभी के सभी पास पास, और कुछ दूर दूर खींचता हूँ, ये दूर है, ठीक है, ये पास पास है, सब पैरेलल है, समझ जाना। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है, सब पैरेलल है। तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, सॉरी ये पोल है ना, ये पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास की रे है, इतनी ये पास वाली है, इनको पैरेक्सियल रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेक्सियल रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेक्सियल रेज। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और उसे काफ़ी करीब हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो हो और उससे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी करीब हो, काफ़ी करीब, काफ़ी करीब हो, ठीक है, सटी हुई हो, ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल। और जो दूर की रे होती है, जो दूर की रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है बेटा लोग, दूर की एक्सिस है लार्जर एपर्चर में, इनको क्या बोला जाता है, मार्जिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको मार्जिनल बोला जाता है। यही बना देते हैं। इनको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो अंतर समझ में आया। पैरेक्सियल का क्या मतलब होता है, जो भी रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी करीब हो, ठीक है, सटी हुई हो, काफ़ी करीब करीब हो, पैरेक्सियल रेज। मार्जिनल रेज भी क्या होती है, पैरेलल लगभग लगभग होती है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती है, जो क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया, मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज का मतलब। पैरेक्सियल का मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेक्सियल एक्सिस से क्या है, सभी की सारी बहुत करीब है, नियर है। और मार्जिनल रे का मतलब होता है कि सारी की सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें क्या होगी, मैंने दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता दिया। अब क्या होता है जनरली में कि जो पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से ना, वो क्या करती हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजर जाती हैं, एक फिक्स पॉइंट से गुजरती हैं, और इस फिक्स पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, इसका हो गया फोकस। ये फोकस हो गया। क्लियर है। जो भी रे पैरेक्सियल होंगी, समझना क्या होंगी, जो भी पैरेक्सियल रेज होगी, मतलब कि नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, कन्वर्ज होंगी इस केस में कनकेव मिरर में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मतलब कि जो भी रे पैरेलल आएंगी और नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो हमेशा फोकस से गुजरती हैं। लेकिन लोचा किसके लिए होता है, इसके लिए होता है।
जो मार्जिनल रे होती है बेटा वो फोकस से पास नहीं होती है, फोकस से पास नहीं होती है। तो कहाँ से पास होती है? तो फोकस के पीछे से पास होती है, या फिर क्या है तो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस के अपेक्षा प्रिंसिपल एक्सिस के पास, सॉरी पोल के पास से पास होती है। ऐसे आएंगी ये। ठीक है, ऐसे कुछ पास होती हैं। एक ही बनाते हैं और क्लियर होगा, ऐसे पास होगा। एक ही बनाओ, एक से और क्लियर होगा, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना उल्टा पुल्टा काम। एक मिल गया नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, तो फोकस से पास हो गया ना, फोकस से पास थोड़ी होगा, फोकस के करीब से पास होती है, कहने का मतलब बनाइए। ठीक है, इस तरह से कुछ फोकस से पास होते हैं। इसको फिर से मैं बना देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले आई थिंक पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे का मतलब समझ में आ गया, इसको फिर से बना देते हैं। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो दिक्कत की शिद्दत से पढ़नी है भाई, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पूरी की पूरी। कम रे बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रे आ गई थी। ठीक है, दिमाग लगाना, सभी लोग देखना। मैंने लार्जर एपरेचर का क्या बन दिया, लार्जर एपरेचर का कनकेव मिरर बना दिया। क्या बना दिया? कनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पैरेक्सियल है। क्या है? पैरेक्सियल है। क्या है? पैरेक्सियल है। ठीक है, पास है पैरेक्सियल, तो पैरेक्सियल है सारे की सारे। क्या है? पैरेक्सियल। यहाँ बना देता हूँ फिर से, क्या है? पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रे है, अभी बताया था मैं। ये पैरेक्सियल रे कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेंगी? ठीक है, कहाँ से गुजरेंगी भाई? ठीक है, फोकस से गुजरेंगे। ठीक है, जो भी पैरेक्सियल रहे होंगे कहाँ से गुजरेंगी? कहाँ से गुजरेंगे बेटा लोग? कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। लेकिन जो मार्जिनल रे होगी, ये क्या हो गई? मार्जिनल रेज। क्या हो गई ये? दोनों, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये क्या हुई? मार्जिनल रेज, काफ़ी जो दूर है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये मार्जिनल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से पास नहीं होती है। मतलब ये पोल हो गया, पोल और फोकस के बीच में से गुजरती है, ऐसे और लगभग, हाँ ऐसे। ठीक है, गुजरती है। बात समझ में आई? कहाँ से गुजरती है बेटा लो? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ना गुजर करके फोकस के पास से गुजरती हैं। क्लियर है? तो ऐसा तो चाहिए नहीं हमको मिरर, ऐसा मिरर नहीं है क्या? हमको कैसा मिरर चाहिए? ऐसा मिरर चाहिए जिसके सारे के सारे क्या हो रहे? पैरेक्सियल हो। मतलब मेरा मेन एम क्या होना चाहिए उस मिरर का, कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए वो कहाँ से होकर गुजरे? कहाँ से पास हो? फोकस से पास हो, रिफ्लेक्शन के बाद। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या कहा, मेरा नीड क्या है भाई? क्या चाहिए हमको? कि हमारे पास ऐसा मिरर होना चाहिए जो प्रॉपर्टी को उसको फॉलो करता है कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए कहाँ से गुजरे? फोकस से। ये तभी पॉसिबल है जब सारी की सारी रे पैरेक्सियल रहे, क्योंकि मार्जिनल रे तो ऐसी कर नहीं रही है काम। मार्जिनल रे क्या करती है? फोकस से ना होकर के गुजर करके फोकस के पास से गुजरती है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अभी जो लार्जर एपर्चर के कनकेव मिरर
कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। जो लार्जर एपर्चर का जो स्फेरिकल मिरर है, इसकी जो इनएबिलिटी है, कैसी इनएबिलिटी है, अगर लार्जर एपर्चर का मैं कोई स्फेरिकल मिरर रहता हूँ तो इसकी जो इनएबिलिटी है कि सारी की सारी रे को जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, किसी एक ही फिक्स पॉइंट से पास नहीं कराता है, मतलब किसी प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक ही पॉइंट पे ब्रिंग नहीं कराता है, नहीं लाता है। इस इनएबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन इज अ इनएबिलिटी है टू ब्रिंग ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ सेम पॉइंट नोन एज फोकस। क्या है ये इनएबिलिटी है किसकी, स्फेरिकल मिरर की, किस एपर्चर की, लार्जर एपर्चर की। कहे इनएबिलिटी है किसी लार्जर एपर्चर की स्फेरिकल मिरर की कि वो सारी की सारी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उनको प्रिंसिपल एक्सिस के किसी फिक्स पॉइंट से, किसी सेम पॉइंट से नहीं पास कराता है। ठीक है भाई, इसी को क्या बोलते हैं, इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं, इसके स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। क्लियर है? तो क्या है स्फेरिकल एबरेशन? द इनएबिलिटी ऑफ spherical mirror of larger aperture to bring all the rays parallel to principal एक्सिस, पैरेक्सियल और लिखते ब्रैकेट में पैरेक्सियल और मार्जिनल सभी के भी हैं। द इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्जर एपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सियल या मार्जिनल टू द सेम पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, टू द सेम पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, यह क्या है स्फेरिकल एबरेशन, क्या है, इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन लिख सकते हो, इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। क्या भाई, स्फेरिकल एबरेशन इसको बोलते हैं। स्फेरिकल एबरेशन क्या है भाई, तो इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्जर एपर्चर, जो लार्जर एपर्चर का स्फेरिकल मिरर है, इसकी इनएबिलिटी मतलब एबल नहीं है टू ब्रिंग ऑल द रे, जो भी रे पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें, ठीक है, टू ब्रिंग ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, टू द सेम पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ लिख लेना आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन लिख लेना, रिफ्लेक्शन के बाद ना आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या बोला, द इनएबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्जर एपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सियल और मार्जिनल टू द सेम पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब कि जो भी रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, उनको किसी फिक्स पॉइंट पे या फोकस पे न मिलाने की जो इनएबिलिटी है स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्जर एपर्चर की, उस इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन लोग, स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। स्फेरिकल एबरेशन इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक क्लियर होगा सबको, क्लियर होगा छोटे लोग। तो इसको अब रिमूव करना है, इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे, थोड़ा देर लिख लेना, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे भाई, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे बेटा लोग, इसको रिड्यूस सब करना है स्फेरिकल, क्योंकि ये तो मेरा नीड नहीं है, ये मेरा नीड है क्या, हमारा नीड क्या है कि सारी की सारी रे कहाँ से पास हो, फोकस से। ऐसा हमको मिरर चाहिए, ऐसा हमको स्फेरिकल मिरर चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कहाँ से पास हो भाई, कहाँ से पास हो, तो फोकस से पास हो, यही हमको चाहिए।
लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? पहला, यूज द मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, ऑफ स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर, पहली बात, अगर स्मॉल एपर्चर का यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी रे अब क्या होंगी? पैरेक्सियल रहेंगी। जो भी रे पैरेक्सियल होगी कहाँ से पास होंगी भाई? फोकस से पास हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहली क्या है, पहला क्या कर सकते हैं? स्मॉल एपर्चर का यूज क्या कर सकते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज एपर्चर नहीं है तो मार्जिनल रे है नहीं इसमें, तो सारी की सारी रे कहाँ से गुजरेंगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से। पहला समझ में आया? वेरी गुड। दूसरा, स्टॉपर का यूज कर ले। अब क्या है, मान ली कोई बोला कि नहीं हमको स्मॉलर एपर्चर नहीं करना है, हमको स्मॉल एपर्चर नहीं करना, हमको लार्ज एपर्चर रखना है, लेकिन हमको लार्ज एपर्चर भी रखते हुए हमको सारी की सारी रे को कहाँ से पास कराना है? फोकस से पास कराना है। तो बताओ, तो क्या करते हैं इसके लिए? स्टॉपर यूज करते हैं। यूज स्टॉपर, यूज स्टॉपर टू स्टॉप मार्जिनल रे। जो भी मार्जिनल रे है उनको स्टॉप कर लो। जो भी मार्जिनल रे है, ये पैरेक्सियल रे है, जो भी मार्जिनल रे है यहाँ स्टॉपर लगा करके, इनको ये स्टॉपर लगा करके यहाँ स्टॉपर लगाओ और इनको स्टॉप कर दो, जाए ही ना, ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो सारी की सारी पैरेक्सियल रे कहाँ से गुजरेंगी भाई? फोकस से गुजरेंगी, ठीक है। तो स्टॉपर लगा देते हैं, स्टॉपर लगा देते हैं तो स्टॉप कर देगा मार्जिनल को, तो पैरेक्सियल रे जा रही है यहाँ पर, आराम से फोकस से हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, में सबसे इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पॉइंट, टू यूज क्या यूज? टू यूज अ मिरर, टू यूज या टू यूज मतलब टू रिप्लेस अ स्फेरिकल मिरर विथ पैराबोलिक मिरर, ठीक है। या फिर इस पे इसको रिप्लेस कर दें, या फिर उसको किसी तरह से उसी मिरर को, स्फेरिकल मिरर को हम लोग पैराबोलिक मिरर बना दें। कैसे? ऐसे। अब पैराबोलिक बनाने से क्या फायदा होगा? पहले ऐसे था, अब इसको दबा कैसे करेंगे? जैसे दबाएंगे इसका फोकस, इसके फोकस तो वही रहेगा, लेकिन अब क्या लगेगा कि ये फोकस अंदर थोड़ा चला गया कि नहीं गया? जाएगा तो नहीं, लेकिन इसको दबाएंगे तो इसका फोकस थोड़ा लगेगा कि नहीं कि इधर क्यों शिफ्ट हो गया है। एक्चुअल में होता नहीं है, वही रहता है, फोकस तो वही रहेगा, इसको दबा रहे हैं तो, लेकिन फोकस इसके कंपैरिजन में अब लगेगा। पहले क्या था, फोकस से जो भी आती थी रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या था, कम दूर था, अब देखो क्या है, इस तरह से हो जाएगा, मतलब फोकस थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, अगर कहें तो थोड़ा, अगर रिलेटिव बात करें तो, ठीक है। यहाँ फोकस क्या था, यहाँ था, अब इसको दबा देंगे तो अब लगेगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, लगेगा क्या कि फोकस पीछे शिफ्ट हो चुका है। तो ये तो चाहिए था, क्योंकि जो मार्जिनल रे थी वो कहाँ से गुजर रही थी भाई? फोकस के पीछे से, तो फोकस खुद ही पीछे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो जो रे पैरेक्सियल होंगी वो तो अभी भी कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से, उनकी तो प्रॉपर्टी है। अब जो मार्जिनल थी वो भी करीब करीब आ गई हैं इसको करने से, तो ये तो डायरेक्ट गुजरेंगी नहीं, तो यहाँ दो रिफ्लेक्शन होता है, एक बार होगा यहाँ से, फिर फोकस से गुजर जाएंगी। उसी तरह से जो रे यहाँ आ रही है, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से गुजर जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से फोकस से गुजरेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ होगा एक बार रिफ्लेक्शन, और फिर फोकस से गुजर जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या यूज कर लो?
पैराबोला है, पैराबोलिक मिरर यूज कर लो। ठीक है, समझ में आया ना, लॉजिक समझ में आया कि नहीं यार, लॉजिक समझना। इसको जैसे ही दबाऊंगा ये सब पास हो जाएंगी कि नहीं पास हो जाएंगी, दूर दूर थी पास हो जाएंगी, एक तो काम हो गया। चाहे जैसे दबाऊंगा इसके कंपैरिजन में क्या लगेगा, थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई है फोकस की, लगेगा फोकस अंदर चला गया है, शिफ्ट हो गया है। वही तो चाहिए था हमको, शिफ्टिंग अगर होगा तो जो रे वहाँ मिल रही थी डायरेक्ट आकर के, वो क्या करेंगे अब फोकस से पास होंगी। यही मेरा नीड था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। स्फेरिकल एबरेशन सबको समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, लास्ट हेडिंग की ओर आज के क्लास की। दिमाग से लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट इस पेपर में आता है। ठीक है भाई, तो इसमें दिमाग लगाएंगे। रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। जानते हो कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो आप लोग जानबे करते हो इस चीज़ को, तो जानते ही हो कि आर इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ का होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये सबको पता है, इसी को प्रूफ करके दिखेंगे। 2 मेथड से प्रूफ करेंगे, एक बोर्ड वाला और एक कंपटीशन वाला। ठीक है, पहले बोर्ड वाला देख लेते हैं। बोर्ड वाला देख लो सभी लोग। ये कनकेव मिरर है, क्या है? कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ठीक है भाई, एक रे को पैरेलल लाया, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। लेकिन इसके पहले क्या हुआ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने आगे उस प्रॉपर्टी का यूज होगा, क्या नहीं हो गया? जो नोट बताया था बीच में, कॉन्सेप्ट बताया था, उसका यूज हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे इस पॉइंट पे जाएंगी, रे करें, जो भी लाइन इस पॉइंट पे जाएगी, जो भी लाइन इस पॉइंट पे जाएगी वो किस तरह से बिहेव करेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह, नॉर्मल की तरह। बताया था ना, इस मिरर के ऊपर किसकी तरह ये बिहेव करेगी? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। अभी बताया था, कॉन्सेप्ट का यूज आगे कि नहीं है? इसी तरह से बहुत बार आता है। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होगी और कहाँ जाकर मीट करेंगी? किसी पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर के किस तरह से बिहेव करेगी? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट हो गया रे, और रे रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर ये दोनों पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये क्या है? फोकल लेंथ है, स्मॉल है, पोल से फोकस के बीच की दूरी। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ज्योमेट्री लगाया मैंने, ये दोनों पैरेलल है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों सेम होंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। नाम दे देते हैं इसका, ये पोल हो गया, इसका नाम दे देते हैं एम, इस पॉइंट का ये एफ हो गया, सारा नाम हो गया, नामकरण भी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बोलो ए अगर थीटा है, थीटा है, तो ये दोनों साइड भी सेम होंगे, क्योंकि किस तरह से ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है सी एम एफ किस तरह से बिहेव करेगा? सी एम एफ जो ट्रायंगल है ए आइसो स्केल्स ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? सबको करेगा ही करेगा यार, क्योंकि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, नहीं ये ऐसे स्केल्स ट्रायंगल की तरह काम करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मतलब ये दोनों साइड, इसका मतलब क्या हुआ? सी एम एफ क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, मतलब सी एफ बराबर क्या होगा? यहाँ से सी एफ बराबर क्या होगा? एम एफ होगा। सी ए बराबर क्या होगा? एम एफ होगा, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में अगर ये थीटा दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी सेम होंगे। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा? एम एफ हो जाएगा। इज इट ओके? इक्वेशन 1 क्लियर है सबको? अब दिमाग देंगे, एरे क्या है? पैरेक्सियल है। एरे क्या है? पैरेक्सियल है, तभी तो फोकस से पास हुई है। अभी बताया कि जो भी रे क्या होती है? पैरेक्सियल होती है। वो कहाँ से पास होती है? फोकस से।
मतलब ये पैरेक्सियल होगी। पैरेक्सियल होगी मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी करीब होगी। काफ़ी करीब होगी कि नहीं होगी? मतलब क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी करीब होगी, मतलब ये वाला पॉइंट काफ़ी करीब होगा। ये वाला पॉइंट काफ़ी करीब होगा तो बहुत करीब होगा, तो इसको मान लेते हैं क्या, दूर से देखने पर मान लेते हैं कि ये कहाँ पर है, पोल पर ही है। लगता है ऐसा है कि ये पॉइंट कहाँ है, पोल पर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि थीटा बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री के आसपास हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। तो भाई जब पैरेक्सियल है रे, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है। पैरेक्सियल है मतलब काफ़ी करीब है। जब दूर से देखेंगे क्या करेंगे, जब दूर से देखेंगे छोटे लोग तो क्या दिखेगा, ऐसे दूर से देखेंगे लगेगा कि एम पॉइंट और पी पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है भाई, ठीक है। सिंस तो लिखेगा सिंस द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पैरेक्सियल, क्या है, पैरेक्सियल है। सो इट अपीयर्स, क्या लगेगा, इट अपीयर्स पॉइंट एम एंड पी coincides with each other। क्या लगेगा, सिंस क्या है रे, पैरेक्सियल है, इसलिए लगेगा क्या कि पॉइंट एम और पॉइंट बी क्या है, एक दूसरे से कोइंसाइड है। अगर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए, अगर दोनों कोइंसाइड हो जाए एक ही पॉइंट पे, बताओ तो क्या हो जाएगा, एम एफ बराबर पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एम एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ हाँ बोलो। अगर इसी पॉइंट आ जाए, पॉइंट इसी पर आ जाए तो ये दूरी दोनों से हो जाएगी। क्लियर है इक्वेशन 2? ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सी एफ बराबर पी एफ मिल गया कि नहीं मिल गया, यही चाहिए था हमको। सी एफ बराबर क्या मिल गया, पी एफ, क्या मिल गया, सी एफ बराबर एम एफ बराबर क्या है, पी एफ है, एम एफ बराबर सी एफ है, मतलब सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। पी एफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर, मतलब इक्वल टू स्मॉल एफ, है कि नहीं है। अब बड़ा पे देखेंगे, पी सी बराबर क्या है, एंड क्या है भाई, पी सी इक्वल टू क्या है, पी सी बराबर क्या है, पी सी बराबर क्या है, पी ए प्लस सी एफ, पी ए प्लस सी एफ। पी सी किसके बराबर है, पी सी किसके बराबर है, पी सी किसके बराबर है, कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल एफ के बराबर है। तो कैपिटल आर इक्वल टू 2f हो गया कि नहीं हो गया, और स्मॉल एफ बराबर क्या हो गया, r/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो प्रूफ करना था हमको। क्लियर है, बोर्ड लेवल का है, क्या है, बोर्ड लेवल का प्रूफ हो गया। ये सब कंसिडरेशन लेकर के प्रूफ कर दिया। क्लियर है सबको? आई थिंक क्लियर होगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस की यूज नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे सभी लोग शिद्दत से समझ करके। हटाएं, अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको करेंगे। कॉम्पिटिटिव का मेन यही है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं कहते हैं इसको, मतलब ये तो डेरिवेशन है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है, लेकिन इसी से सॉल्व करते हैं। कभी भी सवाल आता है तो मैक्सिमम टाइम इसी से सॉल्व करना, क्योंकि उसमें थोड़ी लोचा होता है। क्वेश्चन करा के मैं बताऊंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमेशा उसको यूज करने पे। तो मैक्सिमम जब पैरेक्सियल रहे हो तो उसको यूज कर सकते हो, जो अभी मैंने बताया था। देखना आप क्या होगा, सेम फिगर, ये क्या है, कनकेव मिरर, क्या है, कनकेव मिरर है छोटू, ए पोल, एक रे आई पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जानते हैं, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींच देते हैं। अब हमने बताया था प्रॉपर्टी, याद होगा सभी बच्चों को, कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होती है और वो लाइन कहाँ मीट करती है, इस पॉइंट का नाम, और वो पॉइंट कहाँ मीट करती है, स्फेरिकल मिरर के किसी एक पॉइंट में मीट करती है। तो लाइन किस तरह से बिहेव करती है, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा,
इसके बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा कि नहीं होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किसे अल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन हमको तो पता नहीं है कि दोनों लेंथ सेम होगा, कोई जरूरत थोड़ा है। तो मान लेते हैं लेंथ क्या होगा x है, लेंथ को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। हमको ये थोड़ा ना पता है भाई कि ये लेंथ दोनों सेम है, हो सकता है कि ये लेंथ थोड़ा कम हो ज़्यादा हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने डिफाइन कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि फोकस मिड पॉइंट होता है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ता है कि मिड पॉइंट ही क्यों है। अभी बताएंगे कि क्यों मिड पॉइंट ही है, फोकल लेंथ क्यों मिड पॉइंट ही होता है। एक्चुअल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया कि ये दूरी क्या है, सी से एफ की x है और ये क्या है, स्मॉल f है। छोटे क्लास में तो याद कर लेते थे इस पॉइंट को कि नहीं ये मिड पॉइंट होता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा ना है ये होगा ही, तो डिपेंड करेगा। तो बताते हैं कैसे। ये x दूरी मान लिया, ये तो फोकस ही होगा, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दूरी इसके बराबर हो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसको x मान लिया। अब बताते हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन करूँगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। कंस्ट्रक्शन मैंने किया, यहाँ एक परपेंडिकुलर गिराया। अब जानते हैं थीटा है, थीटा है तो ट्रायंगल सी एम एफ है, ट्रायंगल सी एम एफ किस तरह से बिहेव कर रहा है तो पता है, आइसो स्केल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह से बिहेव कर रहा है, आइसो स्केल, सी एम एफ आइसो, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। या फिर अगर ये एंगल दोनों सेम है, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात समझ में आती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे, अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाए तो अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये साइड भी क्या होता है, दोनों सेम होता है। इजी टॉक एवरीबॉडी। अब इसी पे मैं परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये दोनों भी तो सेम होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह यूज करेगा। साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी करेगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। इजी टॉक एवरीबॉडी क्लियर है। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी PC की कहते हैं, अगर PC क्या है यहाँ दिख देते, PC क्या है, PC क्या है, PC बोलो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पेड़ के बीच की दूरी। तो बताओ MC भी क्या है, CM भी क्या है, CM भी बोलो क्या है बेटा लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। मैंने बताया था, अभी चले जाओ उस कॉन्सेप्ट पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के किसी पॉइंट पे मैं एक लाइन खींचता हूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करता है, करता भी है, मैंने बताया भी था क्यों। ठीक है, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसकी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा r/2 और ये भी क्या हो जाएगा साइड r/2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2, इसका नाम दे देते हैं n, नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं n। तो CN भी क्या हो जाएगा r/2 और NM भी क्या हो जाएगा r/2। क्या हो जाएगा, CN क्या हो जाएगा, CN इक्वल टू NM इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। क्लियर है, दोनों r/2 होगा कि नहीं होगा, CN r/2 NM भी r/2 होगा, क्योंकि एंगल सेम है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करा, r/2 ज्योमेट्री के ऊपर जाओ। अब किस ट्रायंगल में दिखते हैं, इन ट्रायंगल CNF, इन ट्रायंगल CNF। क्लियर है, चाहे NCF कहो चाहे CNF, NCF ही कहते हैं, एंगल है तो NCF, इन ट्रायंगल NCF में देखते हैं, NCF। ठीक है, NCF में देख लेते हैं, ट्रायंगल NCF बना लेते हैं, ट्रायंगल NCF को अलग से। राइट एंगल ट्रायंगल ये है, N पर क्या है, राइट एंगल है, नामकरण कर लेते हैं। N पर क्या है, राइट एंगल। C पे क्या है, थीटा, C पर क्या है, थीटा, एंगल C पर है और F क्या है, खाली है। ठीक है, F को छोड़ देते हैं, इस तरह से बन गया ट्रायंगल सेम टू सेम। N पे क्या है बोलो, 90 डिग्री, C पे क्या है, थीटा और F क्या है, खाली है, कर देते हैं। अब
लेंथ की बात कर लेते हैं। सी एफ क्या है? एक्स। 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 और एन सी क्या है? आर बाई टू। एन सी क्या है? आर बाई टू। तो बताओ, हाइपोटेनस और बेस है, बेस है हाइपोटेनस, कौन देता है रिलेशन? कोस थीटा। तो कोस थीटा बोलो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाई टू एक्स। तो एक्स की दूरी क्या आ जाएगी? आर बाई, इधर जाएगा ना, तो नीचे टू कोस थीटा। बोलो ठीक है, यही तो मैंने चाहिए था, एक्स तो पता चल गया आपको, आर बाई टू कोस थीटा। क्लियर है? अब स्मॉल एफ है क्या? अब स्मॉल एफ बताओ क्या है भाई? स्मॉल एफ क्या है? ए आर है, कैपिटल आर है ना, पीसी क्या है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से एक्स घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा एफ, मतलब आर माइनस क्या है? स्मॉल एफ आर माइनस एक्स है कि नहीं है? स्मॉल एफ क्या है बेटा लोग? आर माइनस एक्स। स्मॉल एफ क्या है ना? स्मॉल एफ क्या है? टोटल आर माइनस एक्स है। ठीक है, डालते हैं स्मॉल एफ क्या आ जाएगा? आर एक्स मिल गया है मेरा, आर बाई टू कोस थीटा, आर बाई टू कोस थीटा। आर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई टू कोस थीटा। और यही क्या है? प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में यही मेन रिलेशन है छोटे लोग। ठीक है, मतलब एक किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसका आधा होना थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, इस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा छोटे लोग। ठीक है, वहाँ थीटा बहुत छोटा ले लेते थे ना, अभी इसमें भी कंसिडरेशन लेंगे तो देखना आ जाएगा। देखो थीटा कोस थीटा के वैल्यू छोटा लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा छोटा लेते हैं, कोई जरूरी है कि थीटा छोटा होगा, हम कह रहे हैं थोड़ा सा दूर है। ठीक है, जब पैरेक्सियल मानेंगे तब होगा, लेकिन हमको तो कॉमन देखना है ना, तो मेन ये रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर 1 माइनस 1 बाई टू कोस थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं 4। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ देख लेते हैं इसके बाद, यहाँ नहीं यही देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं? एज्यूम all the rays are पैरेक्सियल। हमने क्या माना कि सभी रेज क्या है? पैरेक्सियल है। हमने क्या माना? एज्यूम ऑल द रेज आर पैरेक्सियल। हमने क्या एजम्पशन किया कि सभी रेज क्या है? पैरेक्सियल है। ठीक है, तो पैरेक्सियल होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? स्मॉल। अगर पैरेक्सियल होंगे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होंगी, मतलब थीटा और नीचे जाएगा, इस पॉइंट के आसपास जाएगा तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। स्मॉल थीटा स्मॉल होता है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो थीटा की वैल्यू जीरो के करीब करीब जाएगी तो 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 4 थीटा स्मॉल, 4 थीटा स्मॉल, यहाँ ये 4 थीटा स्मॉल हो जाता है। थीटा स्मॉल के लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? याद रखोगे 1 होती है। क्या होती है? 1। स्मॉल थीटा के लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ आ जाती है, इसके बाद यहाँ आ जाना। स्मॉल थीटा के लिए क्या हो गई? कोस थीटा की वैल्यू 1। इसके बाद इस पर आते हैं सीधे। ठीक है, थीटा को स्मॉल करेंगे तो पता है ना, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो जीरो क्या हुआ? स्मॉल हुआ कि नहीं? बहुत स्मॉल हुआ कि नहीं? ये भी एकदम करीब 0 0 क्या आ जाता है ना पैरेक्सियल के लिए। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 रखो, अपने आप आ जाएगा। देखो ए बराबर क्या आ जाएगा? आर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 1 2, एफ इक्वल टू आर बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? देखो क्या आ गया? एफ इक्वल टू आर बाई 2। देखो प्रूफ हो गया जो चाहिए था। यहाँ वहाँ पर भी मानते ना, वो पहले ही वहाँ मान लेते थे पैरेक्सियल, यहाँ पर मैंने प्रूव करने के बाद पैरेक्सियल, इसके बाद एज्यूम किया है ये क्या होगा? पैरेक्सियल होगा तब क्या होगा? आर बाई 2 आएगा। मतलब कि इसका हाफ होना एफ का, सॉरी आर का हाफ होना एफ के बराबर, एफ का आर का हाफ होना, सॉरी स्मॉल एफ का आर का हाफ होना इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थीटा अगर छोटा है तब होगा, मतलब कि सारी की सारी पैरेक्सियल है तभी होगा, अगर पैरेक्सियल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। अगर रेडियस ऑफ इन दोनों के बीच की जो दूरी है रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में है तो ऐसा नहीं होगा। फिर तब इसके बाद एक काम करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन कराएंगे छोटे लोग इस पर, धांसू। क्लियर है? तो ये आपका डेरिवेशन वो काम नहीं करेगा हर जगह कंपटीशन में, तो वो काम हमेशा नहीं करता है, क्योंकि बार बार वो दे देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसको याद रखना है, मस्त है।
आर और ए पे रिलेशन, मतलब कि ये इसका r/2 होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब दोनों के रिलेशन कौन डिफाइन करेगा, थीटा ही बताएगा। थीटा की वैल्यू बहुत छोटा रख देंगे तो पैरेक्सियल होगी, अगर पैरेक्सियल होगी तब cos थीटा की वैल्यू 1 होगा, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, r/2 आएगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, क्लियर है। एक बार समझ लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हटा देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, उसके बाद मस्तियाँ करो सभी लोग। एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, बढ़िया सवाल, एक ही सवाल कराएंगे, बढ़िया कराएंगे। आ जाओ छोटू लोग। ये क्या है, कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है। ये क्या है, कनकेव मिरर। ये बोलो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल। ये क्या है, पैरेलल आई, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो दूरी है, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इंसिडेंस रे और इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है दोनों, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा जब हो जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच की दूरी हो जाए, तो पैरेक्सियल इसको कंसीडरेशन नहीं करते हैं, ठीक है, थीटा को इस्तेमाल नहीं मानते हैं। तो इस केस में कभी भी क्या लगाओगे, कभी भी नहीं लगाओगे, क्या, फर्स्ट वाला फार्मूला r/2 वाला। क्यों, कुछ लोग ये सोचेंगे, मैं पूछूंगा व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, व्हाट विल द फोकल लेंथ, मैं पूछूंगा फोकल लेंथ क्या होगा, तो कुछ लोग कहेंगे तुरंत सर 2.5 सेंटीमीटर। और जानते हो कंपटीशन में अगर देगा ये सवाल तो ऑप्शन ए में ही रहेगा, कंपटीशन में ऑप्शन ए में रहेगा। हड़बड़ में इसको मार के आओगे, रॉन्ग हो जाएगा, और मिलेगा कितना नंबर, -1 नंबर मिलेगा छोटे लोग। कितना मिलेगा, -1। एक गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर दोनों के बीच की दूरी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच की दूरी, अगर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में हो जाए, तो हम कभी भी फर्स्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे r=f/2, क्योंकि उस समय पैरेक्सियल नहीं रह जाएगी। तब क्या लगाएंगे छोटू लोग, तब अपने मेन ब्रह्मास्त्र के ऊपर आएंगे जो हमारे पास था कि नहीं था, F=r×1 - 1/2 cos थीटा, ठीक है। आ जाते हैं, आओ, ठीक है। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं बेटा। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेम टू सेम उसी तरह से चलो प्रोसेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन मैंने खींच लिया, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरफ का बिहेव करेगा, तुमको पता ही है, मैंने बताया ही था। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एंगल क्या है, थीटा, और ये भी एंगल क्या है, थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब इस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करो, इलैबोरेट कर दो, यहाँ खींच दो, इसको मिला दो। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो पता चल जाएगा एंगल, हाँ पता चल जाएगा। देख लेते हैं कैसे पता चलेगा, आ जाते हैं इस पर। जानते हो कि नहीं जानते हो, ये कितना है, परपेंडिकुलर है, इसका क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला क्या है भाई, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर, ये जो थीटा है, क्या है थीटा, थीटा के साथ जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं ना, थीटा के साथ ये है ना, तो ये बेस, और इसका ये परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनस क्या है 5। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा की वैल्यू देती है। तो साइन थीटा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 4 5 होता है तो 3 हो जाता है। तो जो साइन थीटा 4/5 की वैल्यू होती है, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ
53 डिग्री। यहाँ क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 53 डिग्री। 37 53 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना, ये 37 है 53 डिग्री रहेगा तो छोटा एंगल के सामने वाला छोटा साइड, बड़ा एंगल वाला के सामने बड़ा साइड। 4 हो गए 3 हो गए तो अपने आप 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 4/5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो मतलब थीटा क्या होगा 53 डिग्री। तो थीटा मिल गया क्या तुमको, यहाँ थीटा क्या मिल चुका है 53 डिग्री। थीटा मिल गया तो काम खत्म। अब चले जाएंगे, पूछा है फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 क्या होता है 2 cos थीटा। होता है कि नहीं होता है, पुट करो ये बराबर आर इंटू 1 - 1/2 cos 53 की वैल्यू क्या होगी बोलो, यहाँ पर cos 53 की वैल्यू बोलो क्या होगी, बोलो क्या होगी cos 53 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5 होगी कि नहीं होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। यहाँ पट कर दो 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आएगा क्या है वैल्यू एफ इक्वल टू आर इंटू 1 - 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आएगी आर इंटू 6 में से 5 घटा 1 ना, 6 में से 5 घटा 1। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना, तो यहीं पर पुट कर दो, अच्छी बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 5, यही पुट कर दो जहाँ सा वैल्यू पुट करें। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है छोटे लोग बोलो 5 है। तो 1 - 1 में सॉरी 1 माइनस ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिख लो छोटो 1 - 1 लिखो 5 है इंटू 6 में से 6 1 जा 6 में से 5 घटा 1/6, मतलब फोकल लेंथ क्या आ जाएगा 5/6 सेंटीमीटर आएगा। सॉरी मतलब कि ऑप्शन सी में रहता है, बेसिकली क्या रहता है ऐसा जब क्वेश्चन रहता है सी। ए में दिया रहेगा ए, जो लोग ए मार के आएंगे उनको -1 नंबर, जो थोड़ा सा इसका दिमाग लगाएंगे कर आएंगे सी मार के आएंगे 5/6 सेंटीमीटर मारेंगे, यही आंसर होगा इसका करेक्ट। इज इट ओके, ये करेक्ट आंसर है छोटे लोग, ठीक है। तो कभी भी डायरेक्ट फार्मूला पढ़ करके कंपटीशन में तो बिल्कुल मत मारना, ठीक है। कंपटीशन में थोड़ा एनालिसिस करना चीज़ों का, जो कॉन्सेप्ट बताई गई है। हाँ बोर्ड में आती है तो मैक्सिमम उसमें चांस होता है उसका, तो उसको देख लेना। बोर्ड में कभी कभार अगर ऐसा सवाल दे देगा तो उसमें भी तुम लोग थोड़ा सा चीज़ों को देख लेना, और ठीक है सारी की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों के बीच की दूरी मतलब से क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंस रे के बीच की दूरी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में हो, तो उस समय क्या करते हैं अपन लोग, उस समय डायरेक्ट एफ इक्वल टू r/2 नहीं लगाते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। मार के आओगे 2.5 सेंटीमीटर रॉन्ग हो जाएगा, -1 मार्क्स मिल जाएगा कंपटीशन में। इस केस में मैंने जो ब्रह्मास्त्र दिया है उसको यूज करोगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाओगे तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा 5/6 सेंटीमीटर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। तो मजा आया आज के लेक्चर में, कमेंट कर करके बताएं, इस पर और भी हम वर्क करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों को आप लोग बताते रहें। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद बच्चों।